हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपीजीटी। तो दोस्तों आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बीजांड की परिवर्धन के बारे में, यानी कि बीजांड का विकास कैसे होता है, परिपक्व कैसे होता है, इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको क्या बता दिया था, बीजांड की संरचना के बारे में बता दिया था, स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी थी कि बीजांड के कौन कौन से भाग होते हैं, किन भागों से मिलकर बीजांड बनता है। तो ठीक है, आज उसी भागों के बारे में हम जानेंगे, बीजांड परिपक्व कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और एक बात मैं बता देना चाहूँगा, इसमें क्या होगा, मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताऊँगा उसको आप स्टेप वाइज ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेके आप बैठिए, जिससे कि आप स्टेप्स को लिख भी सकें। ठीक है, तो इससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और जिस बच्चे ने लघु बीजांड जनन के बारे में पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने बता दिया था जब स्त्री पुंकेसर बता रहा था आपको, तो उसमें मैंने जो लघु बीजांड जनन यानी कि माइक्रोस्पोरेजेंसिस के बारे में बताया था, उस वीडियो को जिसने देखा है उसको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का पढ़ने वाले हम कह सकते हैं तो बीजांड के परिपक्वन के बारे में पढ़ेंगे कि परिपक्व कैसे होता है, विकास कैसे होता है, या कह सकते हैं गुरु बीजांड जनन के बारे में भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बीजांड की संरचना जब बताई थी तो उसमें सबसे मुख्य भाग किसको मैंने कहा था, बीजांड काय को कहीं ना कहीं कहा था कि नहीं कहा था ना, बीजांड काय ही क्या होता है, बीजांड का सबसे मुख्य भाग था। अब बीजांड काय को हमने इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा था। ठीक है, तो चलिए पहले बीजांड की संरचना बनाते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये बीजांड था। ठीक है, ये बीजांड था। अब क्या था यहाँ पे, इस बीजांड में ये बीजांड काय है। ठीक है, ये बीजांड काय है, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, ये बीजांड काय कहीं ना कहीं है कि नहीं है। ठीक है, बीजांड काय है। अब देखिए इस बीजांड काय में क्या पाई जाएंगी, बीजांड काय कोशिकाएं पाई जाएंगी। क्या, बीजांड काय ऊतक जिसे बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस सेल पाई जाएंगी इसमें। ठीक है, तो इसमें बीजांड काय कोशिकाएं पाई जाएंगी। तो कोशिकाएं देखिए कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी, इसमें ढेर सारी कोशिकाओं का समूह होगा। इन कोशिकाओं को हमने क्या कहा, बीजांड काय सेल नाम दिया। क्या, बीजांड काय कोशिका नाम दिया। ये क्या है जरा बताइए। अब जरा बताइए, कोशिकाओं का समूह है ना, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, क्या बीजांड का ऊतक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो देखिए ये ढेर सारी बीजांड का कोशिकाएं हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, बीजांड का ऊतक भी तो कह सकते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं क्या, बीजांड का कोशिकाओं के बारे में, इसको हमने क्या कहा, बीजांड काय कोशिका। ठीक है, इसको हमने बीजांड काय कोशिका कहा, क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर सेल। ठीक है, न्यूक्लियर सेल्स का है। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियर सेल कहा, बीजांड काय कोशिका कहा। किनको कहा, ये जो कोशिका बीजांड काय के अंदर ये कोशिकाएं पाई गई, उनको हमने क्या नाम दिया, बीजांड काय कोशिका नाम दिया। ठीक है, इतना लोगों को पता चल गया। अब देखिए क्या होता है, इन कोशिकाओं में यानी कि इसी बीजांड में क्या पाया गया था, जरा बताइए, भ्रूणकोश पाया गया था कि नहीं पाया गया था। जब मैं बीजांड की संरचना बता रहा था तो उसमें मैंने क्या बताया कि बीजांड काय के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश पाया जाता है। तो दोस्तों उसी भ्रूणकोश को हमें बनाना है, कैसे, आखिर वो बनता कैसे है इसमें। ठीक है, तो जब इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा कि यानी कि भ्रूणकोश कैसे बनता है, ये पूरे उसके परिपक्व होने की सारी प्रक्रियाओं के बारे में जब जान लेंगे तो उसी को क्या कहते हैं, बीजांड एक आप परिपक्व कहते हैं या परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल जाएगा। तो जानिए क्या मैंने क्या कहा कि बीजांड काय के अंदर क्या पाई गई, कहीं ना कहीं बीजांड काय कोशिकाएं पाई गई। ठीक है, अब इस बीजांड काय कोशिकाओं में क्या होता है, ये जो कोशिकाएं ढेर सारी पाई जा रही हैं, इनमें से क्या होती हैं, कुछ कोशिकाएं पोषण ग्रहण करती हैं, पोषण अवशोषित करती हैं, न्यूट्रिशन को अवशोषित करती है, ऑब्जॉर्व करती हैं, और क्या होती हैं, फूल जाती हैं या आकार में बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो जब कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, देखिए कुछ इस तरह से क्या होती है, कोशिकाएं हैं तो क्या होती हैं, पोषण ग्रहण करके बड़ी हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, अब पोषण कहाँ से प्राप्त कर रही हैं कहेंगे, तो पोषण कहाँ से प्राप्त करें, इसी बीजांड काय के अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं उनमें से कुछ ही कोशिका तो बड़ी हो रही है, कुछ ही कोशिका फूल रही है। कैसे फूल रहेगी, वो अन्य कोशिकाओं से, जो बड़ी वाली कोशिका है जो ऑब्जॉर्व कर रही है न्यूट्रिशन को, वो अन्य छोटी कोशिकाओं से क्या करती है, पोषण को खींचती है और क्या होती है, बड़ी हो जाती है आकार में। ठीक है, तो जब कोशिकाएं से बड़ी हो जाती हैं तो आकार में बड़ी हो गई है कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, बीजांड काय कोशिकाएं क्या हो गई, आकार में बड़ी हो गई। देखिए जरा, ये बीजांड काय कोशिकाएं थी, क्या हुई, बड़ी हुई। ठीक है, बड़ी हो गई।
आकार में जब ये बड़ी हो जाती है दोस्तों, कौन सी कोशिकाएं? बीजांडकाय कोशिकाएं। तो इन कोशिकाओं को हम क्या नाम देते हैं? इन कोशिकाओं को अब हम नाम देंगे परापर्श कोशिका। क्या? परापर्श कोशिका। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आर्कियोस्पोरियल सेल। क्या? आर्कियोस्पोरियल सेल, इसको हम नाम देते हैं इंग्लिश में आर्कियोस्पोरियल सेल कहते हैं। किन कोशिकाओं को आर्कियोस्पोरियल सेल कहते हैं? ये जो परापर्श कोशिका, मैंने हिंदी में बताया कि बीजांडकाय कोशिकाएं होती हैं, क्या? पोषण ग्रहण करती हैं और फूल जाती हैं। अभी न फूली हुई कोशिकाओं को हमने क्या कहा? परापर्श कोशिका कहा, आर्कियोस्पोरियल सेल कहा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब देखिए ये बड़ी हो गई तो हमने इसको क्या नाम दिया? परापर्श कोशिका नाम दिया। किन कोशिकाओं को? बीजांडकाय कोशिकाओं को। इतना आपको पता चला। अब देखिए क्या होता है, ये ढेर सारी परापर्श कोशिकाएं दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? यानी कि ये जो बीजांडकाय था बड़ा हुआ तो परापर्श कोशिका बनी, तो क्या बीजांडकाय केवल एक ही था? यानी कि एक ही बीजांडकाय कोशिकाएं पाई गई थी बीजांडकाय के अंदर? नहीं ना, बहुत सारी बीजांडकाय कोशिकाएं थी। जरा सोचिए, बहुत सारी बीजांडकाय कोशिकाओं में से कुछ बीजांडकाय कोशिकाएं फूल जाती हैं, तो पोषण ग्रहण करके बड़ी हो जाती हैं आकार में। उन बीजांडकाय कोशिकाओं को हमने क्या नाम दिया? परापर्श कोशिका नाम दिया, आर्कियोस्पोरियल सेल नाम दिया। इतना तो क्लियर है। अब क्या होता है दोस्तों, इन आर्कियोस्पोरियल सेल में से, जो कि बहुत सारी आपको दिख रही है, इनमें से क्या होता है? केवल एक परापर्श कोशिका को, कितने? केवल एक परापर्श कोशिका को छोड़कर अन्य सभी परापर्श कोशिकाएं क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तो देखिए ये जो परापर्श कोशिकाएं ढेर सारी बची हैं, इनमें से केवल एक को छोड़कर, मान लीजिए एक है, इसको छोड़कर क्या हुई? अन्य परापर्श कोशिकाएं दोस्तों नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इस बची हुई परापर्श कोशिका को क्या होता है? अन्य परापर्श कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं तो जरा सोचिए उन परापर्श कोशिकाओं में पोषण था कि नहीं था? आखिर वो भी तो पोषण प्राप्त करके ही तो बड़ी हुई थी, तभी तो उसको परापर्श कोशिका कहा। तो जरा सोचिए वो परापर्श कोशिकाएं जो थी वो नष्ट हो गई, तो उनका पोषण कोशिका ये क्या कहते हैं? बीजांडकाय में बिखर गया कि नहीं बिखर गया? अब जरा सोचिए उन पोषण को कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन ग्रहण करेगा? तो उन पोषण को ये बची हुई एक परापर्श कोशिका खींच लेगी और शोषित कर लेगी। इतना आपको समझ में आया? यानी कि ढेर सारी परापर्श कोशिकाएं बनी, उनमें से केवल एक परापर्श कोशिका को, एक आर्कियोस्पोरियल सेल को छोड़कर अन्य सभी परापर्श कोशिकाएं क्या हो गई? नष्ट हो गई, और उनका सारा पोषण किसने प्राप्त कर लिया? इन परापर्श कोशिका ने प्राप्त कर लिया। और अब क्या होगा? अब एक परापर्श कोशिका आकार में और बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए एक कोशिका, ठीक है, ये आकार में क्या हुई? और बड़ी हो गई। इतना क्लियर है? अब क्या होता है दोस्तों, अब जब परापर्श कोशिका बड़ी हो गई, आकार में पोषण प्राप्त की, बड़ी हो गई, तो अब इसमें क्या होगा? इस परापर्श कोशिका में क्या होता है दोस्तों? डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है। क्या होगा? कोशिकीय विभाजन होगा। तो जरा सोचिएगा आप क्या कि इस कोशिका में जब विभाजन होगा, और कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा, मिटोसिस होगा। तो मिटोसिस माने क्या? समसूत्री विभाजन के बारे में मैंने इससे पहले बता दिया था जब मैं माइक्रोस्पोरेजेनेसिस बता रहा था। उसमें क्या होता है? यानी कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है? जो गुणसूत्रों की संख्या होती है कोशिकाओं में, तो उन कोशिकाओं में जब समसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या में, यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितनी कोशिका जनक कोशिका में होती है उतनी कोशिका क्या होती है? पुत्री कोशिकाओं में भी पाई जाती है। जरा देखिएगा, मैं एक चित्र बता रहा हूँ। मान लीजिए ये मनुष्य की कोशिका है, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र है। इतना ठीक है। अब देखिए जरा, जब इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें समसूत्री विभाजन होगा, तो जरा सोचिए मैंने क्या कहा? समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि समसूत्री जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान हो। ठीक है, तो ये क्या था? जनक सेल था। अब देखिए इनसे जो कोशिकाएं बनेंगी, दो कोशिकाएं जब होंगी विभाजन के दौरान, तो जरा सोचिए समसूत्री में जो गुणसूत्र नहीं बदलेगा तो 46 इसमें भी होगा, 46 इसमें भी होगा। इतना समझ गए? तो सेम यही पर ये प्रक्रिया इसमें भी होती है, यानी कि परापर्श कोशिका में भी होती है। ये परापर्श कोशिका क्या होती है दोस्तों? इसमें भी क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, मिटोसिस होता है। ठीक है, अब मिटोसिस होने के दौरान ये दो कोशिकाएं बनाती है। कितनी कोशिकाएं बनाती हैं? जब इसमें कैसा विभाजन होगा? मिटोसिस। मिटोसिस होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। तो जरा सोचिए कितनी कोशिकाएं बना रही है?
ये दो प्रकार की कोशिकाएं बना रही है। पहली कोशिका है क्या, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक है। पहला है क्या, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरा है क्या, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, ठीक है। दो कोशिकाएं बना रही है। कौन दो कोशिकाएं बना रही है, समसूत्री विभाजन के दौरान परस्पर कोशिका दो प्रकार की कोशिकाएं बना रही है, जिसमें पहली कोशिका क्या है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी क्या है, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, ठीक है। इतना समझ में आया। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या, प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, ठीक है। इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं। इतना तो यहाँ इस प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं क्या, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहते हैं किस कोशिका को, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका को। इतना तो क्लियर हो गया। तो हमने अभी तक क्या बताया कि बीजांडकाय के अंदर क्या पाई जा रही थी, बीजांडकाय कोशिकाएं पाई जा रही थी, न्यूक्लियर सेल पाए जा रहे थे। ये क्या होती हैं, ये पोषण प्राप्त करती हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं, और क्या होती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं और फूल जाती हैं। अब जब आकार में बड़ी हो गई, फूल गई, संरचना की चेंज हुई ना। अब जब संरचना चेंज हुई तो उनको हमने नाम भी चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके मैंने क्या नाम रखा, प्रपर्स कोशिका आर्किस्पोरियस सेल नाम रखा, ठीक है। हमने जब बड़ी हो गई बीजांडकाय कोशिका तो हमने इसको क्या कहा, प्रपर्स कोशिका कहा कि नहीं कहा, ठीक है। प्रपर्स कोशिका हमने इसको नाम दिया, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए ये प्रपर्स कोशिका क्या होती है, विभाजन करती है। कैसा विभाजन करती है, समसूत्री मिटोसिस करती है, और इसके फलस्वरूप ये कितनी प्रकार की कोशिका बनाती है, दो टाइप्स के सेल बनाते हैं। मैंने पहले वाली कोशिका को क्या नाम दिया, मैंने पहले वाले को नाम दिया क्या, प्राथमिक भित्तीय कोशिका नाम दिया प्राइमरी पैराइटल सेल, ठीक है। और दूसरे वाले को मैंने क्या नाम दिया, जो दूसरा वाला है इसको मैंने नाम दिया प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल नाम दिया। इतना क्लियर है ना, इतना आपको समझ में आया। अब जिन बच्चों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में देखा होगा वीडियो हमारा पिछला, मैंने इसको बता दिया है, उनको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जिसने नहीं देखा हो पहले उसको देख लेगा तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वही स्टेप्स इसमें भी फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन परिवर्तन यह है कि इसमें बीजांडकाय कोशिकाओं में ये सब क्रियाएं हो रही हैं, उसमें क्या था, दोस्तों ये कोशिकाओं में सारी प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब दोस्तों क्या होता है, हम एक एक करके इन दोनों कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे क्या, प्राथमिक भित्तीय कोशिका के बारे में जानेंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहले में हम क्या किसका बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो जानते हैं क्या, कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है इसमें क्या होता है, इसमें भी विभाजन होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, विभाजन होता है। लेकिन इससे विभाजन होने से पहले आप क्या करेंगे, इस संरचना को फिर से देखेंगे। मैंने क्या बताया था, प्रपर्स कोशिका विभाजन की तो कितनी कोशिकाएं बनाई, कहीं ना कहीं दो कोशिकाएं बनाई थी ना। तो ध्यान से देखिए, पहली कोशिका ये हो गई, दूसरी कोशिका ये हो गई। इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने क्या नाम दिया, अभी हम चर्चा करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, इस बीजांडकाय के अंदर इन दोनों कोशिकाओं को ध्यान से देखिए। पहली वाली को देखिए तो ये कहाँ पर है, मध्य में है कि नहीं है, बीजांडकाय के केंद्र में है, सेंटर में है कि नहीं है ना। और दूसरी को देखिए, ये बीजांड द्वार के कहीं ना कहीं बीजांड द्वार के समीप है या किनारे की तरफ है, ठीक है। तो जो कोशिका दोस्तों किनारे की तरफ है, साइड की तरफ है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हमने क्या कहा, प्राइमरी पैराइटल सेल नाम दिया, ठीक है। प्राइमरी पैराइटल सेल नाम दिया किस कोशिका को, जो कोशिका बीजांडकाय के किनारे की तरफ थी, या कह सकते हैं बीजांड द्वार की तरफ थी, उस कोशिका को हमने नाम दिया प्राइमरी पैराइटल सेल नाम दिया।
इतना आपको समझ में आया। अब देखिए जो दूसरी कोशिका थी प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका थी, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल था, वो केंद्र वाला जो कोशिका है उसको हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल नाम दिया। ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल नाम दिया। किस कोशिका को प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल नाम दिया, ये जो केंद्र में पाई गई परापरस्थ कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप जो दो कोशिका बनी, एक कोशिका केंद्र में पाई गई, किसके केंद्र में, बीजांडकाय के केंद्र में पाई गई, उसको हमने प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल नाम दे दिया। और एक कोशिका कहाँ पाई गई, बीजांड द्वार के पास पाई गई या किनारे की तरफ पाई गई, उसको हमने प्राइमरी पैराइटस सेल नाम दे दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया ना। अब देखिए मैंने क्या कहा, पहले हम बात करेंगे इसकी प्राइमरी पैराइटस सेल के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है। तो इसके बारे में आइए जानते हैं। ये कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, ये प्राइमरी पैराइटस सेल मान लीजिए यही है। ठीक है, ये कौन सी कोशिका है, यही वाली कोशिका क्या, प्राइमरी पैराइटस सेल है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं, वित्तीय कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। कौन सा विभाजन करती हैं, समसूत्री करती हैं, मिटोसिस करती हैं। लेकिन होता क्या है, ये कोशिकाएं एक बार भी विभाजन कर सकती हैं, 2 बार भी कर सकती हैं और 3 बार भी कर सकती हैं। ठीक है, तो कितनी बार, एक बार कर सकती हैं, यानी कि कम से कम एक बार तो करेंगी ही करेंगी, उससे ज्यादा 2 बार या उससे अधिक 3 बार कर सकती हैं। मैक्सिमम 3 बार विभाजन करेंगी और मिनिमम 1 बार विभाजन करेंगी। कौन सा विभाजन, मिटोसिस करेंगी, समसूत्री डिवीजन करेंगी। तो जरा सोचिए, जब ये कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, प्राथमिक वित्तीय कोशिका एक बार जब समसूत्री विभाजन करती है, कौन सी, समसूत्री या मिटोसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, समसूत्री विभाजन करेगी, तो जरा सोचिए कितनी कोशिका बनाएगी, कहीं ना कहीं 2 कोशिकाएं बनाएगी कि नहीं बनाएगी। ठीक है, 2 कोशिकाएं बना ली इसने, एक कोशिका ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई। अब जरा देखिए, एक बार तो इसने विभाजन कर लिया, ठीक है। अब जब 2 बार करती है तो जरा सोचिए कितनी कोशिका बनाएगी, यानी कि इसमें भी होगा, इसमें भी समसूत्री होगा, तो इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, और इससे भी कितनी कोशिका बनेगी, 2 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, तो देखिए इससे 2 कोशिका बनी, इधर एक बन गई, इधर एक बन गई। ठीक है, इससे भी 2 बन गई। इतना आपको समझ में आया, ये दूसरी बार है, यानी कि समसूत्री दूसरी बार इसने विभाजन किया इन दोनों कोशिकाओं ने। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा, मैक्सिमम कितने बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है, 3 टाइम्स से कर सकता है। तो जब तीसरी बार करेगा तो इससे भी 2 कोशिकाएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी, बनेंगी ना। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब जरा सोचिए, इससे भी 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक इधर एक इधर, इससे भी 2 बनेगा, यानी कि सभी से कितनी कितनी कोशिकाएं बनेंगी दोस्तों, 2-2 कोशिकाएं बनेंगी। अब जरा आप सोचिए, विभाजन इसने कितनी बार किया, 1 से 3 बार, यानी कि 1 से 3 बार के बीच में इसने विभाजन किया, तो कितनी कोशिका बनी, यानी कि मिनिमम हम कह सकते हैं कम से कम 2 कोशिकाएं बनती हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितनी बन सकती हैं, 8 कोशिकाएं बन सकती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका प्राइमरी पैराइटस सेल 1 से 3 बार समसूत्री विभाजन करती है, मिटोसिस करती है, जिसके फलस्वरूप कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 8 कोशिकाएं बनती हैं। तो जरा चलिए जान लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, पहली वाली कोशिका को, बीजाणुजनक कोशिका के बारे में भी हम कुछ नहीं चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए जानते हैं। देखिए ये विभाजन किया इस कोशिका ने, प्राथमिक पैराइटस सेल ने विभाजन किया, तो कितनी कोशिका बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कोशिकाएं, मैक्सिमम 8 कोशिकाएं बना ली। इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि इससे कम भी हो सकते हैं। मैंने 8 कार्ड बना दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जरा बताइए कि इनके बीच में केंद्र में कौन कोशिका पाई जा रही थी, आप कहेंगे प्राथमिक प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल या प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका पाई जा रही थी। ठीक है, तो ये जब इतनी बार विभाजन किया, कितनी बार, 3 बार विभाजन किया। कौन सा विभाजन किया, समसूत्री विभाजन किया, जिसके फलस्वरूप 2 से 8 कोशिकाएं बन गई, यानी कि मिनिमम 2 कोशिकाएं बनी और मैक्सिमम 8 कोशिकाएं बनी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना जब आपको समझ में आ गया तो अब क्या हम आगे चर्चा करेंगे, इन कोशिकाओं के और आगे प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ये जो 8 कोशिकाएं बनती हैं, ये क्या होती हैं, आगे चलकर जब और विकास होता है इस बीजांड में, तो क्या होता है, कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, यानी कि सब कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं।
कौन सी कोशिका है? यही, यानी कि प्राथमिक द्वितीय कोशिका जब विभाजन करके 8 कोशिका बनी, ऐसे कोशिका कहते हैं, नष्ट हो जाती हैं। और जरा सोचिए, कोशिकाएं पोषण प्राप्त करके ही तो बड़ी हुई, विभाजन की, कई कोशिकाओं का समूह बनाया, तो उनका पोषण बिखर जाएगा। कहाँ बिखर जाएगा? बीजांडकाय में बिखर जाएगा। और उस पोषण को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन ग्रहण कर लेगा? जरा बताइए, बचा कौन सी कोशिका? यानी कि बचा है केवल प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। सॉरी, इसको मैंने लिखा नहीं, क्या बचा है? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बचा है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ये कोशिका बची है केवल, किसमें? केंद्र भाग में बची है। तो इनका सारा पोषण कौन प्राप्त करेगा? यही प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल सारा इसका न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? ये कोशिका और बड़ी हो जाएगी। क्या होगा? ये कोशिका और बड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, अब जब ये फूल जाती है तो जरा सोचिए, कोशिका और बड़ी हुई तो इसका यानी कि संरचना क्या हुआ? चेंज हो गया, यानी कि इसका रूप चेंज हो गया। तो इस बड़ी कोशिका को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गुरु बीजाणु। क्या? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। किस कोशिका को गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं? ये जो प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका थी, उसने पोषण प्राप्त किया और आकार में बड़ी हो गई। इस बड़ी कोशिका को हमने क्या कहा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल। क्या था? इसको इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। इस कोशिका को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जरा बताइए कि जब मैं क्या कहते थे, माइक्रोस्पोरेजेंसिस पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें क्या बना था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी थी। ठीक है, बनी थी ना? तो उसमें क्या हुआ था? उसमें उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। किसमें? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। अब देखिए, इसमें क्या बना है? इसमें बना है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल बन गया। अब क्या होगा दोस्तों? अब इसमें भी क्या होगा? विभाजन होगा। क्या होगा? विभाजन होगा। और कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो आइए चलिए उसी विभाजन के बारे में जानते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में मैंने बता दिया था आपको पहले, अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है दोस्तों कि अर्धसूत्री, सबसे पहले जान लीजिए, 2 परिस्थितियों में पूरी होती है। कह सकते हैं 2 स्टेप्स होते हैं उसके। किसके? अर्धसूत्री विभाजन के, मियोसिस के। ठीक है, 2 पदों में पूर्ण होती है विभाजन अर्धसूत्री। यानी कि अर्धसूत्री प्रथम में क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स जो पाए जाते हैं, वो आधे आधे हो जाते हैं। जरा ध्यान देंगे क्या अर्धसूत्री में? मान लीजिए एक कोशिका है, इसमें कितने? 46 गुणसूत्र हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र हैं। अब सोचिए, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो मैंने क्या कहा? अर्धसूत्री प्रथम में क्या होता है कि इन कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम्स पाई जा रही हैं वो क्या होती हैं? आधी आधी हो जाती हैं। इसलिए अर्धसूत्री का यानी कि गुणसूत्रों का आधा हो जाना। ठीक है, विभाजित हो जाना। तो जरा देखिए, इसमें 46 था तो 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23 गुणसूत्र कहीं ना कहीं इस कोशिका में होंगे और 23 गुणसूत्र इस कोशिका में होंगे। इतना आपको पता चला। ठीक है, यानी कि 46 से आधी आधी हुई तो 23 इसमें हो गई, 23 इसमें हो गई। यानी कि ये क्या था? अर्धसूत्री भी फर्स्ट हुआ है, यानी कि अर्धसूत्री प्रथम हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब इन कोशिकाओं में क्या होगा? फिर से कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री होगा, पर कैसा? अर्धसूत्री सेकंड होगा। यहाँ पे क्या होगा? अर्धसूत्री सेकंड होगा। तो इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बनेंगी ना। और इससे कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक इधर, एक इधर और एक इधर और एक इधर। तो आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे कि जो अर्धसूत्री द्वितीय होता है, या कह सकते हैं मियोसिस सेकंड होता है, वो किसके समान होता है? वो जस्ट लाइक मिटोसिस के समान होता है। यानी कि कह सकते हैं कि यह समसूत्री की भांति होता है। समसूत्री में क्या होता है? गुणसूत्रों में कोई विभाजन नहीं होता था, गुणसूत्र बटते नहीं थे। तो क्या होगा? इसमें 23 है, तो जब इसमें गुणसूत्र नहीं बटेंगे, समसूत्री के समान होगा, तो 23 इसमें भी होंगे, 23 इसमें भी होंगे। ठीक है, तो 23 इसमें भी हो गए, 23 इसमें भी आ गए।
तो जरा सोचिए कितनी कोशिकाएं बनी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप? 4 कोशिकाएं बनी कि नहीं बनी? तो जरा सोचिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो कितनी कोशिका बनेगी? कहीं ना कहीं 4 कोशिकाएं बनेंगी ही बनेंगी। ठीक है, क्योंकि 2 स्टेप में पूरा हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि गुरु बीजाणु कोशिका कहाँ पाएगी, जरा बताइए। बीजांड के अंदर जो बीजांड काय पाए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये गुरु बीजाणु जो बने थे, यानी कि जो 4 कोशिकाएं बनी, उन कोशिकाओं को हमने क्या कहा? देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 कोशिकाएं बन रही हैं। ठीक है, यानी कि पहले मैंने क्या बताया था, जब मैं लघु बीजाणु जन्म बता रहा था, तो लघु बीजाणु किससे बने थे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बने थे। तो जरा सोचिए इसमें गुरु बीजाणु किससे बना है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बना है। ठीक है, जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बना है तो जरा देखते हैं बीजांड में कहाँ पाया जा रहा था। बीजांड में कहाँ पाया जा रहा था? बीजांड काय के अंदर पाया जा रहा था। सारी प्रक्रिया बीजांड काय के अंदर ही हो रही हैं। ठीक है, कहाँ हो रही है? बीजांड काय के अंदर हो रही हैं। तो देखिए कितनी कोशिका बनी थी? 4 कोशिका बनी थी। उन कोशिकाओं को हम कोशिका ना कहकर क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु कहेंगे। कितने गुरु बीजाणु बने थे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थे 4 गुरु बीजाणु बने थे। ठीक है, तो जब 4 गुरु बीजाणु बने थे तो देखिए ये क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया और क्या हो गया? 4 हो गया। 4 गुरु बीजाणु बन गए। ठीक है, 4 गुरु बीजाणु बने। अब देखिए क्या होगा। अब जरा बताइए ये जो गुरु बीजाणु है आगुणित है कि द्विगुणित है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी? द्विगुणित थी, डिप्लॉयड थी, 2n थी। ठीक है, देखिए जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका लिख देते हैं यहाँ पे, मात्र कोशिका लिख देते हैं। ठीक है, या मदर सेल। ठीक है, मदर सेल कितनी थी? द्विगुणित थी, 2n थी ना। अब जब इसमें कैसा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इससे कितनी कोशिकाएं बनी थी? 1 2 3 4 कोशिकाएं बनी थी। तो जरा सोचिए अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता था? गुणसूत्र बढ़ जाते थे, आधे आधे जाते। तो जरा सोचिए इसमें भी n होगा, इसमें भी n होगा, इसमें भी n होगा, इसमें भी n होगा। यानी कि कह सकते हैं जो 4 कोशिकाएं नहीं, जो 4 गुरु बीजाणु बने क्या है? आगुणित हैं। ठीक है, हैप्लॉइड हैं। ठीक है, n है। तो देखिए अब इन चारों में से देख रहे होंगे कि एक गुरु बीजाणु यानी कि जो ए बचा है, एक गुरु बीजाणु है, ये कहाँ पर है? कहेंगे निभाग की तरफ है। ठीक है, निभाग की तरफ है। ये एक गुरु बीजाणु कहाँ है? बीजांड काय के अंदर तो है, पर किस तरफ है? निभाग की ओर है। ठीक है, और ये 3 किधर है? ये 3 ये कहीं ना कहीं बीजांड द्वार की तरफ है कि नहीं है? तो क्या होता है, ये जो 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ है, जो तीन गुरु बीजाणु बीजांड द्वार की तरफ है, माइक्रोपाइल की तरफ है, ये क्या होती हैं? ये नष्ट हो जाती हैं। क्या होती हैं? ये नष्ट हो जाती हैं। ये तीनों कोशिकाएं या गुरु बीजाणु क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब बचा क्या? केवल ये एक बचा, ये एक गुरु बीजाणु बचा है। तो देखिए जब ये 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई, 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो गए, तो जरा सोचिए ये कोशिकाएं थी पोषण प्राप्त करके ही यहाँ तक पहुंची हैं, पोषण प्राप्त करके ये इतनी बड़ी हुई। तो जब ये नष्ट हो रही हैं तो इनका सारा पोषक पदार्थ तो कहाँ बिखर जा रहा है? बीजांड काय में बिखर जा रहा है कि नहीं बिखर जा रहा है? बिखर जा रहा है। तो जरा सोचिए ये एक गुरु बीजाणु बचा है, एक मेगास्पोर बचा है, तो ये सारा न्यूट्रिशन क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा, खींच लेगा और ये क्या हो जाएगा? और बड़ा हो जाएगा, यानी कि आकार में और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये आकार में बड़ा हो जाएगा, कैसे बड़ा हो रहा है? पोषण प्राप्त हो ही रहा है इसे अन्य कोशिकाओं के माध्यम से। ठीक है, तो एक कोशिका क्या हो गई? बड़ी हो गई। ठीक है, इस तरह से क्या हो गई? बड़ी हो गई। जरा सोचिए कोशिका कैसी है? आगुणित है। कैसी है कोशिका? आगुणित है कि नहीं है? आगुणित ही तो है, क्योंकि ये भी गुरु बीजाणु मेगास्पोर है। ठीक है, अब जब ये आगुणित है तो इसको हमने क्या नाम दिया? गुरु बीजाणु नाम दिया। तो क्वेश्चन क्या उठता है कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? जरा इसकी परिभाषा लिखिए। तो क्या कहेंगे आप कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से क्या मेगास्पोर मदर सेल्स से विभाजन के दौरान बनने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? हम गुरु बीजाणु कहते हैं। यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। यानी कि मैंने इतना आपको बताया तो इसी में इसकी परिभाषा भी हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, तो गुरु बीजाणु हमारा तैयार हो चुका है। कैसा गुरु बीजाणु है? आगुणित है, हैप्लॉइड है, n है। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। अब क्या होगा
इस गुरु बीजाणु के अंदर, अब जरा सोचिए, क्या बीजांडकाय के अंदर गुरु बीजाणु पाया जा रहा था? नहीं पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था? भ्रूणकोश मैंने दिखाया था, बीजांड की संरचना जब मैं बता रहा था तो उसमें बीजांडकाय के अंदर क्या पाया गया था? भ्रूणकोश पाया गया था, एम्ब्रियो सेक पाया गया था। तो सोचना क्या है कि इससे कैसे भ्रूणकोश बनता कैसे आखिर, यानी कि ये गुरु बीजाणु जो बचा है, इस गुरु बीजाणु को हम गुरु बीजाणु ना कहकर क्या कहेंगे? क्रियाशील गुरु बीजाणु कहेंगे, एक्टिव मेगास्पोर कहेंगे। क्या है ये? क्रियाशील गुरु बीजाणु है। क्या? क्रियाशील गुरु बीजाणु है, या कह सकते हैं एक्टिव मेगास्पोर। ठीक है, ये अकेला बचा है, इसीलिए क्या है? एक्टिव भी है। ठीक है, अब देखिए, इसको हम क्रियाशील गुरु बीजाणु कह दिए, तो अब इससे हमें क्या बनाना है? भ्रूणकोश बनाना है, इसको परिपक्व करना है। ठीक है, इसका विकास करना है, इसके अंदर में अंडकोशिका को प्राप्त करना है, कह सकते हैं क्या? मादा युग्मक को प्राप्त करना है। जरा जानते हैं परिपक्व कैसे होता है, इसकी सारी प्रक्रियाओं के बारे में आइए जानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से खींच कर लाएंगे, यहाँ पे निकालेंगे इसको। तो जरा देखिए, ये कोशिका ऐसी है। ठीक है, अब क्या होता है, एक ऐसी कोशिका है, आगुणित है, इसमें आगुणित केंद्रक। ठीक है, आगुणित है। अब देखिए क्या होता है, ये इसमें एक केंद्रक पाया गया। ठीक है, एक केंद्रक पाया गया। अब देखिए, ये आगुणित कोशिका में क्या होता है दोस्तों? विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है, लेकिन इसमें विभाजन नहीं होगा, इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में विभाजन नहीं होगा। इसके अंदर जो केंद्रक पाया जा रहा है उसमें विभाजन होगा, और विभाजन होगा तो आखिर कैसा विभाजन होगा? ये विभाजन होगा क्या? मिटोसिस होगा। क्या? मिटोसिस कह सकते हैं क्या? समसूत्री विभाजन होगा। अब जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, तो देखेंगे क्या कि ये केंद्रक, दो केंद्रक, एक केंद्रक से दो केंद्रक बनेंगे। समसूत्री में गुणसूत्र बढ़ते नहीं है, सब आपको मैंने बता दिया है। तो देखिए क्या होता है, एक केंद्रक इस छोर पर आ जाता है और एक केंद्रक इस छोर पर आ जाता है। कितने केंद्रक बने? यानी कि एक केंद्रक ने समसूत्री विभाजन किया, मिटोसिस किया। कितने केंद्रक बने? दो केंद्रक बने। दोनों केंद्रक कहाँ हैं? इस गुरु बीजाणु के छोरों पर है, किनारों पर है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या होता है। अब आगे भी क्या करती हैं? पुनः एक बार कैसा विभाजन करती हैं, फिर क्या करती हैं? मिटोसिस करती हैं। कैसा विभाजन? समसूत्री विभाजन करती है दोबारा एक बार। अब देखिए, जब ये दोबारा समसूत्री विभाजन करती हैं, तो जरा सोचिए, पहले जब समसूत्री विभाजन किया तो कितने केंद्रक थे कोशिका के अंदर? एक केंद्रक इस छोर पे, एक केंद्रक इस छोर पे था। तो देखना क्या है कि एक केंद्रक फिर से एक बार विभाजन करेगा तो इससे दो बनेंगी, ये भी विभाजन करेगा तो इससे भी दो बनेंगी, यानी कि दोनों छोरों पर कितने केंद्रक आ जाएंगे? एक इधर, एक इधर, यानी कि इससे दो बने और एक इससे बनेंगे, यानी कि इससे दो बनेंगे। ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे क्या होगा, इस यानी कि जो ए बना है क्रियाशील गुरु बीजाणु के अंदर, ये जो केंद्रक पाए गए विभाजन के दौरान, अब इसमें भी एक बार पुनः क्या होगा, फिर मिटोसिस हो रहा है। यानी कि मिटोसिस कितनी बार हो गया? फिर तीसरा बार हो गया। क्या? मिटोसिस हो गया तीसरी बार। समसूत्री विभाजन कितनी बार हो गया? तीसरी बार हो रहा है। अब जब इसमें तीसरी बार एक बार पुनः क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, तो देखना क्या है कि बनता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बनता है। ये तीसरी बार जब इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, तो देखिए कितनी कोशिकाएं पाई गई, यानी कि कितने केंद्रक पाए गए कोशिका के अंदर? दो केंद्रक इस साइड में पाए गए, दो केंद्रक इस साइड में पाए गए। ठीक है, कह सकते हैं कि दो केंद्रक निभाग की तरफ है, दो केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ है। देखिए दो इधर है, दो उधर है, निभाग की तरफ है। ठीक है, अब देखिए जब इसमें फिर से एक बार समसूत्री विभाजन होगा तो इससे हर एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बनेंगी दो कोशिकाएं। तो यानी कि चार केंद्रक इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये केंद्रक है तो केंद्रक ही कहेंगे, कोशिका नहीं कहेंगे, और चार केंद्रक इधर हो जाएंगे। देखिए 2 से 4, 4 से 8। अब देखिए अब इससे आगे क्या होगा? समसूत्री विभाजन नहीं होगा, रुक जाएगा समसूत्री विभाजन होना, और चार केंद्रक कोशिका के निभागीय छोर पर हैं, और कह सकते हैं चार केंद्रक बीजाणु द्वारीय छोर पर हैं। किसके? क्रियाशील गुरु बीजाणु के अंदर जो केंद्रक पाए गए हैं वो अपने अपने स्थान पर सेटलमेंट है। ठीक है, अच्छी तरीके से स्थित है। अब क्या होगा? अब इनका हम अरेंजमेंट करेंगे। कैसे अरेंजमेंट करेंगे? इनको हम सही क्रम में
स्थित करेंगे इन केंद्रकों को, जो केंद्रक पाए गए, ठीक है। 4 इधर है, 4 इधर है। अब चलिए जब इनका हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि इसको स्थित करते हैं अलग अलग इनके स्थानों पर। देखिए 4 केंद्रक इधर, 4 केंद्रक इधर, तो होता क्या है कि 3 केंद्रक क्या होते हैं, इधर हो जाते हैं, यानी कि 1 2 3। यहां से क्या होते हैं, 3 केंद्रक ही सिर्फ रहते हैं, एक केंद्र कहाँ जाता है, मध्य भाग में आ जाता है। इस क्रियाशील गुरु बीजाणु के कहां पर आ जाता है, मध्य भाग में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या होते हैं, 3 केंद्रक साइड की तरफ हो जाते हैं, और इनमें से भी क्या होता है, एक केंद्र निकल कर कहां पर आ जाता है, मध्य में आ जाता है, ठीक है। यानी कि एक केंद्र इधर, एक केंद्र इधर, और 3 उधर है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब इतनी सारी प्रक्रिया हो गई, यानी कि कह सकते हैं कि अब हम भूडकोश के पास पहुंच चुके हैं। भूडकोश की संरचना कुछ इसी तरीके से तो थी, लेकिन अभी और एक काम करना बाकी रह गया है इसको भूडकोश कहने से पहले। यानी कि हमें इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि ये जो गुरु बीजाणु था, क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या था, इसी के अंदर ही जब केंद्रकीय विभाजन हुआ लगातार, और इसका जब अरेंजमेंट हुआ केंद्रकों का अपने अपने स्थानों पर, तो किसने किसका रूप धारण कर लिया, इसी ने भूडकोश, यानी कि इस गुरु बीजाणु ने भूडकोश का रूप धारण कर लिया, कह सकते हैं रूप प्राप्त कर लिया, किसका, भूडकोश का, एम्ब्रियो का। लेकिन एक स्टेप क्या बाकी रह गया, जरा देखेंगे। देखिए अब इसको जब हम एक निश्चित रूप में, अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें तो मैंने अरेंजमेंट कर दिया था, क्या कर दिया था, अरेंजमेंट हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि अब इसमें प्लाज्मा झिल्ली का आवरण चढ़ेगा, क्या आवरण, तब ये कोशिकाओं के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए एक तो केंद्रक है अभी इस पे कोई आवरण नहीं है, कोशिकीय आवरण नहीं है। जब इस पर प्लाज्मा झिल्ली चढ़ जाएगा तो कैसी संरचना हो जाएगी इनकी, कुछ इस तरीके से। ये 3 केंद्रक कोशिकीय अवस्था में आ गए। देखिए ये तो केंद्रक थे अभी। अब देखिए जब इस पर प्लाज्मा झिल्ली चढ़ गया तो एक कैसी अवस्था में आ गई, कोशिकीय अवस्था में आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि कहीं ना कहीं कोशिकीय अवस्था में आ गई। अब देखिए जब ये 3 इस पे प्लाज्मा झिल्ली चढ़ा कोशिकीय अवस्था में आ गई, तो जरा सोचिए इस पे भी तो प्लाज्मा झिल्ली चढ़ेगा। तो देखिए एक बड़ी कोशिका और एक इधर छोटी कोशिका और एक इधर छोटी कोशिका, यह प्राप्त हो गई। अब बचा क्या, ये 2 केंद्र के बच्चे। इस केंद्र को हमने जरा बताइए नाम क्या दिया था, ध्रुवीय केंद्र का नाम दिया था कि नहीं दिया था। इसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, ठीक है, पोलर न्यूक्लिया इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इस पर भी क्या होगा, आवरण चढ़ेगा प्लाज्मा झिल्ली का। तो अब देखिए क्या हुआ, क्या भ्रूणकोश की संरचना ऐसी थी, जब मैंने बीजांड की संरचना बताया था आपको, तो उस बीजांडकाय के अंदर भ्रूणकोश पाया गया था। तो क्या भ्रूणकोश इसी संरचना में थी या नहीं थी, थी ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं क्रियाशील गुरु बीजाणु से ही क्या हुआ, परिवर्तन होते होते, परिपक्व होते होते एक भ्रूणकोश का रूप इसने प्राप्त कर लिया। किसने प्राप्त कर लिया, इस क्रियाशील गुरु बीजाणु ने, ठीक है। तो देखिए अब मैंने क्या क्या बताया था, अब जरा हम इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए मैं क्या क्या मैंने इसमें बताया था। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे 3 कोशिकाएं पाई गई, 1 2 3, यहाँ पे 3 कोशिकाएं पाई गई, ठीक है। यहाँ पे 2 केंद्र की कोशिकाएं पाई गई, इतना पाया गया ना। इससे गुरु बीजाणु केंद्र, इसे हम गुरु बीजाणु नहीं कहेंगे, इसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाता है, परिपक्व हो गया है पूर्ण रूप से। इसको अब हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोसेक कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्ब्रियोसेक कहेंगे, कह सकते हैं क्या, भ्रूणकोश कहेंगे, क्या भ्रूणकोश कहेंगे, यानी कि एम्ब्रियोसेक कहेंगे। इतना क्लियर हुआ, यानी कि अब ये क्या हुआ, भ्रूणकोश बन चुका है, यानी कि कह सकते हैं बीजांड पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है। अब देखिए इसमें क्या क्या पाई गई थी, जरा बताइए। भ्रूणकोश में जो 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ पाई गई थी, इन तीनों कोशिकाओं को हमने क्या कहा था, इन तीनों कोशिकाओं को हमने क्या कहा था, कहीं ना कहीं हमने इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिका कहा था कि नहीं कहा था, प्रतिमुख कोशिका कहा था।
ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि ये जो 3 कोशिकाएं कहाँ पाई गई थी, निभाग की तरफ पाई गई थी, चिरेजा की तरफ पाई गई थी, उनको हमने क्या कहा था, प्रतिमुख कोशिका कहा था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंटीपोडल, क्या एंटीपोडल सेल कहते हैं या सेल्स कहते हैं। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं किन कोशिकाओं को, ये जो 3 कोशिकाएं भ्रूणकोश में पाई गई, किस तरफ, निभाग की तरफ पाई गई, चिरेजा की तरफ पाई गई, उनको हमने क्या कहा, प्रतिमुख कोशिका कहा। इतना तो क्लियर है ना। अब देखिए हम आ जाते हैं कहाँ, बीजांड द्वार की तरफ आ जाते हैं। बीजांड द्वार की तरफ ये जो 3 कोशिकाएं पाई गई थी, ये जो 3 कोशिकाएं पाई जा रही हैं, इनको हमने क्या कहा था, कहीं ना कहीं इनको हमने अंड समुच्चय कहा था। तीनों कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ, क्या अंड समुच्चय कहा था। ठीक है, इसको हमने क्या कहा था, अंड समुच्चय या एग एपरेटस, एग एपरेटस कहा था। ठीक है, अंड समुच्चय या एग एपरेटस इंग्लिश में इसे कहते हैं। ठीक है, एग एपरेटस कहा था। अब देखिए इन अंड समुच्चय में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई गई थी कि नहीं पाई गई थी, यानी कि जो छोटी छोटी कोशिकाएं पाई गई थी साइड में, किसके साइड में, इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, ये बड़ी वाली कोशिका की सबसे पहले बात करते हैं। ये जो बड़ी वाली कोशिका है, इस बड़ी वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। क्या, अंड कोशिका कहते हैं। ठीक है, या एग सेल कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। ये अंड कोशिका हुई कौन सी, जो बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जा रही है, उनमें से मध्य की सबसे बड़ी कोशिका जो है उसको हमने क्या कहा, अंड कोशिका कहा, एग सेल कहा। इतना आपको पता चल गया। अब देखिए इसका साइड में जो छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, जो छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये इसे सहारा प्रदान कर रही हैं। इनको हमने क्या कहा था, सहायक कोशिकाएं कहा। क्या, सहायक कोशिका हमने कहा था। सहायक कोशिका को इसमें सिनर्जियर कहते हैं। क्या, सिनर्जियर कहते हैं। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे, सिनर्जियर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या भ्रूणकोश में यही कोशिकाएं पाई गई थी कि नहीं पाई गई थी, पाई गई थी ना। यानी कि भ्रूणकोश में क्या क्या पाया गया था, प्रतिमुख कोशिकाएं पाई गई थी, अंड समुच्चय पाए गए थे, और क्या पाई गई, एक कोशिका भी बची है। इस कोशिका को हमने क्या कहा था, कोशिका नहीं कहा था, इसको हमने क्या कहा था, ध्रुवीय केंद्रक कहा था। क्या, ध्रुवीय केंद्रक कहा था, पोलर न्यूक्लियाई कहा था। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई कहा था। ठीक है, यानी कि जो सहायक कोशिका, यानी कि अंड समुच्चय और प्रतिमुख कोशिकाओं के मध्य में जो कोशिकाएं पाई गई, उनको हमने क्या कहा, ध्रुवीय केंद्रक कहा, पोलर न्यूक्लियाई कह दिया। तो क्या भ्रूणकोश में यही सब तो पाई गई थी, तो इसको हमने भ्रूणकोश कहा। कब भ्रूणकोश कहा, जब क्रियाशील गुरु बीजाणु परिपक्व होगा, पूरी तरीके से विभाजन करते 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 करते, यानी कि अरेंजमेंट होते होते केंद्रकों का, कोशिकाओं का, जब पूर्ण रूप से एकदम विकसित हो गया, तो इसको हमने क्या कहा, भ्रूणकोश नाम दे दिया। इतना तो आपको समझ में आया। यानी कि ये सब प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं कहाँ पर संपन्न हुई, बीजांडकाय के अंदर ही संपन्न हुई, इसीलिए बीजांडकाय को बीजांड का मुख्य भाग कहा गया। आपको इसको भी पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखना कुछ नहीं है, अब मैं एक बार आपको शुरू से इसको जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या हमने इसमें बताया। ठीक है, तो देखिए जरा मैंने क्या क्या बताया था इसमें। मैंने यही बताया कि बीजांडकाय यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जा रही थी, कोशिकाएं पाई जा रही थी। हमने क्या कहा था, बीजांडकाय ऊतक यानी कि न्यूक्लियस टिश्यू कहा था, या न्यूक्लियस सेल भी कहा था उन कोशिकाओं को। ठीक है, तो बीजांडकाय के अंदर क्या पाई गई, बीजांडकाय कोशिकाएं पाई गई। अब ये बीजांडकाय कोशिकाएं क्या होती हैं, पोषण ग्रहण करती हैं, न्यूट्रिशन को प्राप्त करती हैं, और क्या होती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं। अब जब ये कोशिकाएं फूल गई तो इसको हमने क्या नाम दिया था, प्रतिमुख कोशिका नाम दिया। ठीक है, प्रतिमुख कोशिका को इसमें आर्कियोस्पोरस से था। ठीक है, अब इस प्रतिमुख कोशिकाओं में चूंकि क्या बीजांडकाय में एक केंद्र एक कोशिका था नहीं ना, कई सारी कोशिकाएं थी। तो जब सभी पोषण प्राप्त करेंगे, कुछ कोशिकाएं पोषण प्राप्त करके फूल गई, तो क्या एक परपस कोशिका बनी, नहीं बनेगी, बहुत सारी परपस कोशिका बनेगी। तो उनमें से क्या होता है, केवल एक परपस कोशिका क्या होता है, जीवित रहता है, और अन्य सभी परपस कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, और उनका सारा पोषण कौन प्राप्त कर लेता है, वो बची हुई एक परपस कोशिका आर्कियोस्पोरस सेल उसको सारा न्यूट्रिशन जो होता है ग्रहण कर लेता है, और यह क्या होता है, आकार में और बड़ा हो जाता है। अब क्या मैंने बताया था, इसमें क्या हुआ था, विभाजन होता है। कैसा विभाजन, समसूत्री हुआ था। समसूत्री विभाजन के दौरान कितनी कोशिका बनी थी, 2 प्रकार की कोशिका बनी। पहला क्या था,
प्राइमरी पैराइटल सेल यानी कि प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरा क्या था प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल यानी कि प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। इतना आपको समझ में आया। अब क्या किया था मैंने पहली बार में किसका बात किया था, प्राथमिक भित्ति कोशिका की बात किया। प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या थी, उसने क्या किया 1 से 3 बार यानी कि मिनिमम 1 बार मैक्सिमम 3 बार इसने क्या किया समसूत्री विभाजन किया, मिटोसिस किया और इसके फलस्वरूप इसने 2 से 8 कोशिकाएं बनाई। बाद में आगे चलकर क्या थी, एक कोशिकाएं नष्ट हो गई, इनका सारा पोषण किसने प्राप्त किया, बची हुई एक कोशिका क्या थी प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका ने उसका सारा न्यूट्रिशन प्राप्त किया और क्या हुआ आकार में और बड़ा हुआ। अब इस बड़ी कोशिका को हमने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया था, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका नाम दिया था। क्या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोर मदर सेल नाम दिया। अब इसमें क्या हुआ अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप कितनी कोशिकाएं बनी थी 4 कोशिका बनी, यानी कि 4 गुरु बीजाणु बने। किससे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे 4 गुरु बीजाणु बने। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु कहीं ना कहीं बीजाणु द्वार की तरफ थे, एक बीजाणु निभाग की तरफ था और वह यानी कि जो 3 गुरु बीजाणु बीजाणु द्वार की तरफ थे माइक्रोपाइल की तरफ थे वो क्या हो गए नष्ट हो गए और बचा केवल कितना गुरु बीजाणु, एक गुरु बीजाणु बचा। अब वो गुरु बीजाणु क्या करता है, उस तीनों गुरु बीजाणुओं का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ये प्राप्त कर लेता है और क्या होता है और बड़ा हो जाता है। अब इस बड़ी हुई कोशिका को जो एक गुरु बीजाणु केवल बचा उसको हमने क्या नाम दिया, क्रियाशील गुरु बीजाणु नाम दिया। अब इसी क्रियाशील गुरु बीजाणु में जो आकेंद्रीय यानी कि कह सकते हैं एक केंद्रीय था कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक केंद्रीय जो था उसमें क्या हुआ उनके केंद्रकों में विभाजन लगातार होता रहा। कैसा विभाजन, समसूत्री विभाजन होता रहा, यानी कि 3 बार मैक्सिमम कितना हुआ था समसूत्री विभाजन हुआ जिससे कितनी कोशिका बनी थी 8 कोशिकाएं केंद्रक बने थे, कितनी कोशिकाएं 8 केंद्रक बने। अब उन 8 केंद्रक में से क्या होता था 3 केंद्रक कहाँ पर निभागीय द्वार निभागीय तरफ थे और 3 केंद्रक कहाँ पर थे बीजाणु द्वार के पास थी और एक ही केंद्र कहाँ पर आ गए मध्य में आ गए। किनके मध्य में, सहायक कोशिकाओं और कह सकते हैं प्रमुख कोशिकाओं के केंद्र में आ गए, ठीक है। तो पूरा जब ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो गई तो इसके फलस्वरूप क्रियाशील गुरु बीजाणु ने किसका रूप धारण कर लिया था, भ्रूणकोश का एम्ब्रियो सेक का रूप धारण कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैंने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया, गुरु बीजाणु जनन कैसे हुआ, बीजाणु परिपक्व कैसे हुआ, इन सभी क्रियाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है, हमारी पिछली वीडियो जो मैंने बताया है उसमें मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया है, तो उसको आप देख लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अच्छा होगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं उसको पहले देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारे आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल सही समय पर और सबसे पहले मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।